नमस्कार दोस्तों, जीव विज्ञान के भाग 6 में आपका स्वागत है। इस भाग 6 में मैं मानव मस्तिष्क और कोशिका संबंधित कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे आपका आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, या फिर एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, या फिर इससे बड़े एग्जाम चाहे पीएससी हो, पीसीएस हो, इस सभी एग्जाम में जहां पर भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है, वहां के लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो मानव मस्तिष्क और हमारी कोशिकाओं से संबंधित होते हैं। तो चलिए आज इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक पेज और ट्विटर के साथ साथ टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करिए। यहाँ पर मैं आपको अपनी वीडियो का पीडीएफ और लिंक दोनों ही प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए आज के पहले प्रश्न को करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है, तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त होगा। रक्त से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने करा चुका है, उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का रक्त ए है और उसके माता जी का, मतलब पिता और माता का जो है वो है ओ है, तो पुत्र का कौन सा होगा। देखिए ए मिला है और ओ मिला है, तो ए और ओ मिल करके या तो ए बनाएंगे या तो ओ बनाएंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है। यानी बी जो है वो किसको रक्त दे सकता है। देखिए बी जो है ना वो ए बी को दे सकता है और बी को दे सकता है, इन्हीं दोनों में से किसी को भी वो दे सकता है। तो ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ए की बात करें तो ए जो है वो ए बी को दे सकता है और ए को दे सकता है। साथ में अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी जो है वो किसी को नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सर्वग्राह्यता है, किसी को देता नहीं है, ये किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता। और अगर हम ओ की बात करें तो ओ जो है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, और खुद ओ वाले व्यक्ति को तो देगा ही। ए बी जो है खुद सिर्फ ए बी को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित है ना। कब आपको पता चलता है कि आपको भूख लग गई है, आपको प्यास लग गई है ना, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको प्रेम हो रहा है, इस तरह की चीजें जो भी आपकी फीलिंग है वो कौन से मस्तिष्क में आपको पता चलता है। तो देखिए हमारी जितनी भी फीलिंग है ना, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो और दुख हो, या फिर घृणा हो, है ना, भूख लगना हो, दर्द, तकलीफ, चिंता, इन सभी चीजों का जो केंद्र होता है वो हमारा हाइपोथैलेमस होता है। ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है ना, यानी कि आपके सोचने समझने की जो क्रिया होती है, याद करने की जो क्रिया होती है, आपकी कौन से दिमाग में होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो अग्रभाग होता है, जहाँ पे सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम जो होता है हमारे अग्रभाग में होता है, वहीं से हमारे बुद्धि, विवेक, ज्ञान, नॉलेज और सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो इसी के द्वारा हमारे पास होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेरिब्रम किससे संबंधित है। अभी बताया सेरिब्रम जो है हमारा दिमाग का एक भाग है। ठीक है, ये हमारे दिमाग का ही एक भाग है। हमारा दिमाग जो है वो 3 मेनली पार्टों में डिवाइडेड होता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो ये अग्रभाग में होता है। आगे है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है ना। तो देखिए मनुष्य के दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग है ना वो अनुमस्तिष्क है, यानी हमारे आगे वाले दिमाग जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, मानव शरीर की किन 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 कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है ना। पुनर्योजन शक्ति होने का मतलब कि अगर उसमें किसी भी तरह का चोट लगने की वजह से कुछ कोशिकाएं टूट जाती हैं तो वो दोबारा से बनने में उनको कितना टाइम लगता है। जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसमें पुनर्योजन की शक्ति सबसे कम होती है। तो ऐसा मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में पुनर्योजन की शक्ति काफी कम होती है, इसलिए दिमाग में चोट लगने पर उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले पेपर में भी पूछे जाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शारीरिक क्रियात्मक इकाई है। हम तंत्रिका तंत्र की बात करें यानी नर्वस सिस्टम की, तो हमारे नर्वस सिस्टम का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसे कहते हैं न्यूरॉन्स, है ना। हमारे
तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन ही होते हैं जो हमारे बॉडी के मैसेज को पहुंचाते हैं। अगर आपके पैर में हाथ में चोट लगती है तो उसके मैसेज को तुरंत दिमाग के पास पहुंचाया जाता है। दिमाग दोबारा से सिग्नल देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब जो मैसेज ट्रांसफरिंग सिस्टम होता है वो न्यूरॉन्स के द्वारा किया जाता है। आगे प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ना। तो देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है जो हमारे बॉडी के ऐच्छिक कार्यों को कंट्रोल करती है। आगे है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो जो हमारा बैकबोन होता है वो मेरुदंड होता है और मेरुदंड में जो होती है कुल 31 जोड़ी यहाँ पर तंत्रिकाएं निकलती हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और ऐसा है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अभी 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 लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आने वाले एग्जाम्स आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। साथ में सीबीटी 2 के बाद अगर आप ग्रुप डी की पेपर दे रहे हैं एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी और इसके अलावा एसएससी वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां भी इस तरह की स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर रिवाइज करें और अपना ज्ञान बूस्टअप करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पे है जिसे आप अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जिसे कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। अब इस तरह की कुछ क्रियाएं होती हैं जिनमें आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या है कि मस्तिष्क से पूछना नहीं पड़ता बल्कि आप खुद ही कर देते हो। जैसे कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से अगर सांप आ गया तो आप ज्यादा कुछ सोचोगे नहीं, सीधा पीछे की तरफ भागना शुरू करोगे। अगर आप चल रहे हो और अचानक से कांटा चुभ गया तो आप तुरंत अपना पैर हटा लोगे। ये सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिसके लिए आपको सोचना नहीं होता, तुरंत कर देना होता है। तो इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कशेरुकी रज्जु में यानी मेडुला ऑब्लिगेंडा में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया हमारे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संपन्न की जाती है। ठीक है, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो सेल में, इसे कहते हैं पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आगे प्रश्न है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली O2 की मात्रा कितनी होती है। यानी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और फिर छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है, तो 16% उसमें ऑक्सीजन होता है। आगे प्रश्न है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण करते हैं। तो देखिए एटीपी जो है ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाया जाता है और ये एक बार में कुल 38 बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ठीक है, आपकी जो सांस लेने की दर है वो आपके फिजिकल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप दौड़ के आ रहे हैं तो आपकी सांस लेने की गति ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एक सामान्य इंसान की बात करें तो 1 मिनट में वो 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है ना। तो ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कराया जाता है किसी भी कोशिका में। ठीक है, आगे प्रश्न है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जल में रूपांतरण, सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में रूपांतरण हो रहा है तो ये क्रिया वायु श्वसन कहलाती है। वायु श्वसन में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन और जल में सुक्रोज जो होते हैं वो टूट जाते हैं और हमें एनर्जी मिल जाती है। आगे प्रश्न है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है। देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो होता है ना सिर्फ 4% होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है ना। तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोबिक अम्ल। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनोक्सी श्वसन है ना, अनोक्सी श्वसन में श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो आपको बताना है, तो ये होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ये कुल मैंने 20 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो जाए आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले और आप उसे देख सकें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।